नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नलेंद्र देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए 13वें नंबर की क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है हमारा, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए नेहरू कप की, तो इसका संबंध है बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल से है। तो आइए फ्रेंड्स, आगे जानते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो दोस्तों, आज हम फिर से अपने दिवस को रिवाइज़ करेंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जनवरी के इंपॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण दिवस करा दिए थे, और उनका रिवीजन मैंने आपको करने को कहा था। तो मैं फिर से इस क्लास में जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वैश्विक परिवार दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे ही 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साल के पहले दिन, यानी कि 1 जनवरी को। चलिए, अब बताइए 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी को। ऐसी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 15 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जनवरी को। तो दोस्तों, मैं आपको ये बार बार रिवाइज़ करा रहा हूँ जिससे ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ऐसे ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों दिवस आपको याद रखने हैं। 25 जनवरी के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी को वही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाते हैं हम 28 जनवरी को। कब मनाते हैं भाई? 28 जनवरी को। चलिए, ये हमारा जनवरी का अंतिम दिवस है। तो बताइए 30 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भाई 30 जनवरी को एकदम सर्वोदय दिवस मनाते हैं। ऐसे ही विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं, और शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को? सबसे पहला सर्वोदय दिवस, नंबर 2 विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, और नंबर 3 शहीद दिवस। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये जनवरी के जो दिवस हैं ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। हालांकि मैं आगे आने वाली क्लासेस में फरवरी के और जनवरी के दोनों के मैं मिक्स करके आपको दिवस फिर से रिवाइज़ कराऊंगा, और मैं तब तक कराता रहूँगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, बहुत ही ज़रूरी सूचना, वो ये है कि अब से हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए एक क्लास और कराई जाएगी, जो होगी करंट अफेयर की। और इस करंट अफेयर की क्लास में हम आपको 50 क्वेश्चन प्रतिदिन कराएंगे। कितने क्वेश्चन रोज़ कराएंगे? 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। और अभी जो सोमवार आ रहा है, इस सोमवार के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगले सोमवार से हमारे चैनल पर आपको एक करंट अफेयर की डेली क्लास मिलेगी, और 50 क्वेश्चंस होगी, और वो भी होगी वन लाइनर फॉर्म में। किस टाइप से? वन लाइनर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे जब हम करंट अफेयर को जब पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जो वन लाइनर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में छूट जाते हैं। और वन लाइनर्स क्वेश्चंस की संख्या लगभग 1500 से ऊपर है। मैं आपके लिए जो कराऊंगा, मैं लगभग 2000 क्वेश्चंस वन लाइनर में आपको याद करा दूंगा, रटवा दूंगा। 2000 बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। 2000 पूरा 1 साल का मैं आपको करंट अफेयर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए और परीक्षा से कम 10-15 दिन पहले ख़त्म करा दूंगा, और बिल्कुल रटवा के रख दूंगा। तो इसलिए आप तैयार हो जाएं। रोज़ आपको 50 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे, और जैसे ही हमारे वन लाइनर कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम टॉपिक वाइज पे चलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर तभी हम पढ़ेंगे जब हमारे एक बार वन लाइनर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि देखो, वन लाइनर से आपको ये सब पता चल जाता है कि देश में विश्व में क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है। उसमें आपको सब पता चल जाता है कि कौन सी पंचायत, भारत की पहली पंचायत बिजली से चलने वाली बनी है, और कौन सा अभी दिवस हाल ही में बनाया गया। तो ये सारे जो वन लाइनर फॉर्म में जो होते हैं क्वेश्चंस, वो बहुत ही स्पीड से होते हैं। तो इससे हमें बहुत जल्दी
हम उस पर करंट अफेयर में पकड़ बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, कि जैसे अभी ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसको मिला, ठीक है, फिर उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये सारी चीज़ें फिर हम बाद में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे जैसे जो अभी हाल ही में जो चर्चा में जो जैसे चीज़ें रही हैं, ठीक है, जैसे अगर बात की जाए कि कौन कौन से अभी युद्धाभ्यास इस साल में आयोजित हुए हैं 2023 में, तो वो जो टॉपिक वाइज हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। पहले हम वन लाइनर कंप्लीट करेंगे और बहुत तेज़ी से कर लेंगे, जल्दी जल्दी, तभी तो मैं आपके लिए 50 लाया हूँ, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो आपके लिए 30-32 ले आता, उससे क्या फ़ायदा होता। इसलिए मैं आपको 50 लाया हूँ, क्योंकि अब जो टाइम है मेरे दोस्त 1 सितंबर से आप देख लेना हर जगह पढ़ाई शुरू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, हर बच्चा लगने वाला है। क्योंकि जब यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 की अब लास्ट डेट आ चुकी है, कब तक इसके फॉर्म जो फिल करने की लास्ट डेट मुझे शायद याद है 30 अगस्त, जाने 31 अगस्त है, शायद 30 अगस्त होगी, ठीक है। तो 30 अगस्त के बाद फिर तो लगातार बच्चा पढ़ ही जाएगा। अभी तक तो बच्चे सोए हुए थे, कि सिर्फ आप जैसे कुछ बच्चे थे जो एक्टिव थे। तो इसलिए मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ कि अभी तक तो हमने क्लास सिर्फ और सिर्फ जो जीएस वाली चला रहे थे, जैसे हम 25 क्वेश्चन रोज़ दे रहे थे, लेकिन अब हम आपको एक अलग से क्लास चलाएंगे करंट अफेयर की, जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन रोज़ देंगे। तो उस क्लास के लिए आप मेरे दोस्त तैयार हो जाएँ, और अगले सोमवार से, जो अभी सोमवार आ रहा है, इससे नहीं, अगले सोमवार से वो आपकी क्लास रेडी हो जाएगी। कल मैं आपके लिए इसलिए क्लास नहीं ला पाया था, क्योंकि कल मैंने पीडीएफ बनानी तैयार कर दी है, कल से ही मैंने शुरू कर दी थी, तो इस वजह से कल कुछ ज़्यादा मेरे ऊपर काम हो गया था। लेकिन अब से जी ये वाली क्लास कंटिन्यू बेसिस पर मिलेगी, और फिर जब करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाएगी, फिर उसके साथ ही साथ हम एक क्लास और लाने वाले हैं, वो है हिंदी की। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको जीएस और हिंदी एकदम कंप्लीट पढ़ा के भेजूँगा, ठीक है। मैं पूरी 100% तैयारी अपनी कराऊँगा, पूरा अपना 100% मैं देने वाला हूँ जीएस पे, हिंदी पे, जिसमें मैंने अभी जो जनरल नॉलेज तो शुरू कराई दी थी, लेकिन करंट अफेयर के मैं 1 का 2 का क्वेश्चन लाता था, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो मैं पूरे 50 क्वेश्चन की एक क्लास लाऊंगा, और इसके साथ ही फिर मैं एक हिंदी की भी क्लास ले आऊँगा, ठीक है। तो बस आप ज़रा भी चिंता ना करें, बस आप हमारा साथ दें, चैनल से जुड़ जाइए, और इस चैनल पर सबसे ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है, ठीक है। बस आप एक बार भरोसा रख लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भाई सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। चलिए पश्चिम बंगाल के हम कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। तो देखिए जो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, वो भी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो भी है पश्चिम बंगाल में। और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ऐसे ही हमारा अगला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है बक्सर राष्ट्रीय उद्यान। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। और बक्सर ही तो दोबारा से लिखा, कोई बात नहीं। बक्सर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, और नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वो भी पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो अगर बात की जाए मंदिरों एवं घाटों का नगर की, तो ये कहा जाता है वाराणसी को। किसको कहा जाता है भाई, वाराणसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए अगर पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए मिनी मुंबई किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंदौर को। मिनी मुंबई किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इंदौर को। ऐसे ही भारत की आध्यात्मिक राजधानी किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं तिरुपति को। और बुनकरों का शहर किसको कहते हैं, तो कहते हैं पानीपत को, ठीक है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, मिनी मुंबई इंदौर, भारत की आध्यात्मिक राजधानी तिरुपति, और बुनकरों का शहर पानीपत, ठीक है। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पानीपत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो मेरे दोस्त हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है, ये बना है महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बताइए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नागल बांध अगर पूछ रहा है तो ये बना है सतलज नदी पर। किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर। और कहाँ पर स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ऐसे टिहरी बांध कहाँ पर है, तो ये है भागीरथी नदी पर। और कहाँ पर है ये, तो ये है उत्तराखंड में। और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ये है उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए यूपी वाले आप क्वेश्चन पर ज़्यादा थोड़ा विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो भाई गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ठीक है। गुलाबी शहर या पिंक सिटी लिख के आ जाए तो वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जयपुर को। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए झीलों का शहर किसको कहते हैं, तो झीलों का शहर श्रीनगर को कहते हैं। ऐसे इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जमशेदपुर को। और महलों का शहर किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कोलकाता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि झीलों का शहर श्रीनगर, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, और महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए हमारे संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई भाई ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर बात की जाए इस समय हमारे भारतीय संविधान में, तो इसमें कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपके लिए थोड़ी सी क्लास तेज़ कराता हूँ इसलिए क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं, बस आप नॉर्मल तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और बाकी और जो आपके सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हुई, तो उसकी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो इस वजह से मैं थोड़ी अपनी क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ और मैं थोड़ा सा कम टाइम में मैं आपको 25 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके साथ में तो फैक्ट कराता हूँ, तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन डेली के तैयार हो रहे हैं। ऐसी हमारी करंट अफेयर तैयार हो चलेगी क्लास, तो वो भी मैं आपको रोज़ 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा के याद करा दूंगा, ठीक है, और बार बार उसका रिवीजन कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो अगर बात की जाए भारत का वह राज्य जो भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया था, तो वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका सबसे पहले किया गया था, क्या किसका किया गया था भाई? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। तो देखो भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन है वो किया गया था वर्ष 1953 में। डेट जिस सन जरूर याद रखना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1953 में। और ये जो भाषा के आधार पर और जो अन्य राज्यों का फिर जो गठन किया जाने लगा, तो वो कब से किया जाने लगा? तो वो 1956 से किया जाने लगा। यानी कि आंध्र प्रदेश का तो 1953 में हुआ, ठीक है, लेकिन फिर और जो राज्य हैं उन सब का फिर जो पुनर्गठन किया जाने लगा, तो वो कब से शुरू हो गया था? तो वो हुआ था वर्ष 1956 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो भाई वो आपका संविधान था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 36वां संविधान संशोधन, यानी कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जो भारतीय संसद के जो अंग हैं, तो अंग तो 3 हैं, अंग 3 हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग कितने हैं? 3। लेकिन सदन कितने? अगर पूछा जाए सदन, तो मेरे दोस्त सदन तो 2 हैं, सदन 2 हैं। कौन कौन से? तो वो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और अंग कितने? अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखिए ये लिखी है, ये लिखा हुआ है, देखिए भारतीय संसद के जो सदन हैं वो हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग कितने हैं? तो अंग है मेरे दोस्त 3। अंग कहते हैं, अंग है 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर बात की जाए न्यूनतम आयु की, तो लोकसभा का जो चुनाव है वो लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितनी है भाई? 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहले वाले यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2021 में पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। मैं आपको सारे मैदान याद करा दूंगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। फिर से याद रखो, दक्षिण अमेरिका के, कहाँ के? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका के। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंपास। चलिए कुछ और मैदानों को जानते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़े थे दक्षिण अमेरिका के, अब हम एक बार उत्तर अमेरिका को पहले देख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का था पंपास और उत्तर अमेरिका का प्रेरी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का था पंपास और उत्तर अमेरिका का क्या है? तो वो है प्रेरी, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका का क्या है? बेल्ट। और उत्तरी अफ्रीका का क्या है? सवाना। याद रखो, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट और उत्तरी अफ्रीका सवाना। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान उनको कहा जाता है बेल्ट और उत्तरी अफ्रीका के घास के मैदान उनको कहा जाता है सवाना। और ऐसे उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रेरी। और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंपास, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई? पंपास। तो ये सारे आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर स्टार बना लेना। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो अगर बात की जाए डचों द्वारा स्थापित भारत में पहली फैक्ट्री, तो वो थी मूसलीपट्टनम में। कहाँ पर खोली गई थी? मूसलीपट्टनम में। दोस्तों आज हम कुछ इन फैक्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ खोली गई सबको अभी हम इस क्लास में कंप्लीट कर देना है, जिससे आपको फिर आगे कभी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में आने का क्रम, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय कंपनियाँ किस क्रम में भारत आई थी? तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली,
ठीक है। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में गया कौन था? तो वो भी पुर्तगाली गए थे, ठीक है। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही भारत छोड़ के गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। इसके बाद में डच आए, पुर्तगाली के बाद में आए डच, और डचों के बाद में अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद में डेनिश, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश। तो ये आपको क्रम याद रखना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अच्छा, अब बताओ भाई, पुर्तगाली सबसे पहले है ना, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो इन्होंने खोली थी कोचीन में। और कब खोली थी? तो ये खोली थी 1503 में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए पुर्तगालियों ने भारत पर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर और कब खोली थी, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली थी। ऐसे ही डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी और 1605 में खोल दी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने भाई कहाँ खोली? तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में खोली, यानी कि डचों ने और अंग्रेजों ने एक ही जगह खोली, ठीक है। अंग्रेजों ने कहाँ पर खोली? तो अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, और कब खोली? तो 1611 में खोली। ऐसे ही डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावणकोर में खोली थी, और कब खोली थी? 1620 में। और फ्रांसीसी और अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो इन्होंने खोली थी सूरत में, और कब खोली थी? तो 1668 ईस्वी में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इसका मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पर नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, इस पर भी स्टार बना लो, ये भी कई बार पूछा गया है। तो बताइए विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? यह है चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगर पूछा जाए कि इसे ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अभी हम पढ़ रहे हैं स्थापना, तो स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। और ध्वस्त किसने किया था? तो ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये सारे क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भाई भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है सांची में। कहाँ पर स्थित है? तो ये है सांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भाई सामान्य जो मानव शरीर है उसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 46, ठीक है। कितनी संख्या होती है? तो वो होती है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भाई त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है त्वचा की ऊपरी परत को? तो वो कहा जाता है एपिडर्मिस। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। मैंने आपसे कहा था ना कि अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो अध्ययन कराऊंगा उनमें एक आपको अध्ययन मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक अध्ययन हर परीक्षा में पूछा जाता है तो जरूर आपको मिलेगा। चलिए त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर आपसे पूछा है कि बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है त्वचा। और त्वचा को जो रंग है वो मेलानिन पर निर्भर करता है, ठीक है। त्वचा काली है, गोरी है, कैसी है, तो वो सब किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है मेलानिन पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि त्वचा रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो इसके जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें कहा था डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहा था? डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो देखिए अगर बात की जाए भाई शरीर का जो रक्षात्मक पदार्थ है तो वो कहा जाता है विटामिन को। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन को। चलिए अब हम जानते हैं भाई विटामिन के बारे में, हालांकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन अब हम कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो देखिए विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर। सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो वह है गाजर। अच्छा, विटामिन ए की कमी से भाई कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी नामक रोग। ऐसे ही विटामिन शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए होंगे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन। तो आपका राइट आंसर होगा कि शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं तो बोलते हैं विटामिन। अच्छा, विटामिन के किस लिए सहायक होता है? तो ये होता है खून के जमने में, ठीक है। जो हमारा खून है, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो आप देखते हैं हमारा खून जम जाता है, ठीक है, तो उससे हमारा बहना रुक जाता है खून का। तो वो जो खून का जो जमना है उसके लिए सहायक क्या है? तो वो है विटामिन के। आपने देखा होगा बहुत से जो कई ऐसे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जिनको ऐसी बीमारी हो जाती है कि अगर उनके चोट लग जाए तो उनका खून नहीं रुकता, ठीक है, उनका खून रुकता नहीं है, तो वो उनमें विटामिन के की कमी होती है। तो इसलिए जो विटामिन के है वो खून के जमने में सहायक होता है। चलिए इसका रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो वो है फिलोक्विनोन।
क्या है, फिलोक्विनोन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप देखना यूपी ट्रिपल पेट अभी तक जितने भी बार हुआ, 2 बार हो चुका है, और जितनी भी शिफ्टों में पूछा गया उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे देगा और बताएगा बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल आज मैं पढ़ा रहा हूँ सिडबी का पूर्ण रूप। तो भाई सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी है तो वो क्या है, तो भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे दोस्तों इन्हें जरूर याद रख करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋतु संहार किसकी कृति है, तो भाई ऋतु संहार है कालिदास की कृति, यानी कि ऋतु संहार जो महाकाव्य है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉर्निया। तो कॉर्निया संबंधित है आँख से, किससे संबंधित है, तो ये है आँख से, ये आँख का एक अंग होता है। अगर बात की जाए कॉर्निया की, तो जब नेत्रदान होता है तो नेत्रदान में कॉर्निया का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉर्निया का। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल सी पैड में, कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है आइरिस। ठीक है, हमारी जो आँखें हैं उसमें जो प्रकाश की जो मात्रा का जो नियंत्रण है उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, वो करता है आइरिस। ठीक है, अच्छा, इसके द्वारा पुतली का आकार भी नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है आइरिस, और ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो देखो जो सबरीमाला स्थित है वो है आपके केरल में। कहाँ पर स्थित है, वो ये है कि आपके केरल में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आपके लिए अगले सोमवार से करंट अफेयर की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, और फिर उसके कुछ दिन बाद हिंदी की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। तो इसलिए आप लगातार चैनल पर जुड़े रहें, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो भी PDF मटेरियल जो फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा वो सारा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी क्विज वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा। तो दोस्तों इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और इससे आपको रिविज़न करने में भी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, और हाँ एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।